ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमारे शरीर के किसी भी भाग पर या अंग पर जब चोट लगती है और यदि कोई इंजरी होती है तो किस तरह से जो ब्लड बह रहा है उसको हमारा शरीर रोकता है फर्दर ब्लड के लॉस से। वही मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहलाता है। ब्लड एक नेसेसरी कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी का और इसका लॉस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति में निरंतर चोट के पश्चात खून बहता रहे तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ब्लड की सेल्स हैं वो जनरेट होती हैं थ्रू हिमेटोपोएसिस और फिर हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं और ऊतक हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक मेन नेटवर्क यहाँ पर स्थापित करती हैं। हिमेटोपोएसिस से जो बोन मैरो में हमारी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, हम जिनको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि के नाम से जानते हैं। तो ये हिमेटोपोएसिस से वहां पर जनरेट की जाती हैं और फिर ऊतकों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। यदि किसी शरीर के भाग पर इंजरी होती है, कट लगता है, तो वहां शरीर अपने मैकेनिज्म जिसको ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं उसके द्वारा रुधिर की हानि को रोकता है। इस मैकेनिज्म में वैस्कुलर मैकेनिज्म्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, एंजाइम्स हैं और प्रोटीन्स हैं जो सब एक साथ मिलकर इस क्लॉट के या स्कंदन के काम को पूरा करते हैं और रुधिर की फर्दर हानि होने से रोकते हैं। तो एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए कई तरह की जरूरतें हैं, जो है चाहे उसमें वो प्लेटलेट्स हों, कोएगुलेशन फैक्टर्स हों, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हों, एंजाइम्स हों और प्रोटीन्स हों। ये सभी आवश्यक हैं एक क्लॉट बनाने के लिए जो कि उस पर्टिकुलर इंजरी से रुधिर को रोक सके और फर्दर ब्लड के लॉस को प्रिवेंट कर सके। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि जिस शिरा में धमनी में चोट लगी है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उसको सकड़ा करना कि वहां वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए कि जो कट लगा है उस जो एरिया है उसको सिकुड़ा दिया जाए या वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। एडहीशन, एक्टिवेशन और एग्रीगेशन ये कंट्रीब्यूट करते हैं जो एक ट्रांजिएंट प्लग बनाने का काम करते हैं कि जिस तरह से हम किसी बॉटल पर एक कॉर्क लगाते हैं और उससे पानी बहना बंद हो जाता है, तो इसी तरह से जो ब्लड लीक कर रहा है या ब्लड शरीर से बाहर बह रहा है उस समय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एडहीशन, एक्टिवेशन और एग्रीगेशन के प्रोसेस के थ्रू एक प्लग का निर्माण किया जाता है ताकि वो ब्लड को बाहर जाने से रोक सके, फर्दर लॉस उसमें ना हो। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद फाइब्रिन जो कि फंक्शनल फॉर्म है फाइब्रिनोजन का, इस कमजोर या टेम्पररी प्लग को जो बना था रुधिर के नुकसान को रोकने के लिए उसको स्टेबलाइज करके और वहां पर एक प्रॉपर प्लेटलेट प्लग की जगह क्लॉट का निर्माण करता है जिससे कि रुधिर की और हानि ना हो सके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस एक प्रोसेस है which prevents the loss of blood या cessation of bleeding from a cut or severed vesicle। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टैसिस क्या है? जब हम हीमोस्टैसिस या रुधिर का थक्का बनने का प्रोसेस या रुधिर के हानि को रोकने वाला प्रोसेस जो कि ब्लीडिंग को रोकता है वो पढ़ते हैं तो ये दो तरह में कैटेगराइज किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं जो हमने अभी कई तरह के पढ़े पिछली स्लाइड में, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक क्रक्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट या इसेंशियल कंपोनेंट हैं ऑफ हीमोस्टासिस या सिंपली ब्लड क्लॉटिंग। इस प्रोसेस को हम दो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज अ प्राइमरी हीमोस्टासिस?
प्राइमरी हीमोस्टैसिस, जबकि चोट लगते ही थोड़ी देर बाद जब रुधिर का बहना रुक जाता है, यानी कि जब एक फॉर्मेशन होता है सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग का, जो कि इन्वॉल्व करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि उस शिरा का या धमनी का सिकुड़ना, प्लेटलेट का एडहेशन, यहाँ पर प्लेटलेट का जुड़ना, प्लेटलेट का एक्टिवेशन, कि उस प्लेटलेट प्लग को बनाने के लिए प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया जाए, और प्लेटलेट एग्रीगेशन, कि जो ब्लड में प्लेटलेट्स फ्लो कर रही हैं उनका वहां पर समूहन हो। तो प्राइमरी हीमोस्टैसिस इन 4 फेजेस में कंप्लीट होता है सून आफ्टर द इंजरी। जैसे ही कट लगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ताकि रुधिर और ना बहे, देन प्लेटलेट्स वहां पर अटैच हो जाएंगे, दे वुड बी एक्टिवेटेड, और फिर एग्रीगेट होके और एक सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग का निर्माण करेंगे। Now what is a secondary hemostasis? Secondary hemostasis यानी कि जब एक प्राइमरी हीमोस्टैसिस वाला पार्ट हो चुका है, तब सेकेंडरी हीमोस्टैसिस में कन्वर्जन होता है फाइब्रिनोजन का इनटू फाइब्रिन। ये जो कन्वर्जन होता है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में, ये इस सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग को हार्ड इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। तो इनिशियल जो प्रोसेस है ब्लड का, वो प्राइमरी हीमोस्टैसिस के द्वारा कंट्रोल होता है, और सेकेंडरी हीमोस्टैसिस उस सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग को हार्ड इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो दोनों टास्क हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टैसिस, ये पूरे किए जाते हैं 2 पाथवेज से, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए 2 पाथवेज डिफाइंड हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, जो कि मिलते हैं एट द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर एक्स। कि ये दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कहे जाते हैं कि अलग अलग है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ एक्सट्रिंसिक अपना काम करके क्लॉट बना लेगा या सिर्फ इंट्रिंसिक अपना काम करके और एक क्लॉट का निर्माण कर देगा। ये दोनों पाथवेज इंटरडिपेंडेंट हैं, कि दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक हैं। दोनों शुरू करते हैं अलग अलग स्टेप्स से, लेकिन कन्वर्ज करते हैं एट फैक्टर 10। तो फैक्टर 10 के एक्टिवेशन पे ये दोनों का कन्वर्जन होता है, और फिर वो अपने एक कॉमन पाथवे से इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। इस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस आर required for the entire process of secondary hemostasis. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जनरल स्टेप्स क्लॉटिंग की क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे हम देखते हैं कि इंजरी हुई है, कोई भी चोट लगी तो ब्लड वेसल वहां से टूटी या कटी, तो ब्लड और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस कट के थ्रू लीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, एटसेट्रा जो हैं वो लीक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये इंजरी हुई, फर्स्ट इन सीक्वेंस में कि इंजरी हुई, उसके बाद सेकेंडरी जो था वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, तो वैस्कुलर स्पैज्म यहाँ पर शुरू होता है। वैस्कुलर स्पैज्म कि जिस तरह से जो स्मूथ मसल्स हैं इन वेसल के अंदर, जो ब्लड वेसल के अंदर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वो भी स्पेशली उस इंजरी वाले स्थान पर जहां से कि ब्लड कंपोनेंट्स लीक कर रहे हैं, वहां से ये मसल स्पैम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके और इस ब्लड लॉस को रिड्यूस करते हैं, कि ताकि इस पर्टिकुलर एरिया से जितना ब्लड लॉस हो रहा है वो रिड्यूस किया जा सके। जैसे ही इंजरी के बाद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, तुरंत प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। प्लेटलेट जो हैं वो इस इंजरी की वजह से रिलीज हुए केमिकल से एक्टिवेट हो जाते हैं और कांटेक्ट विद अंडरलाइंग कोलेजन। ये प्लेटलेट बिकम स्पाइक्ड एंड स्टिक टू ईच अदर। तो हमने जो एक्टिवेशन, एडहीशन और एग्रीगेशन वाला जो स्टेप्स पढ़े थे, फर्स्ट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड वाज
एडहेशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए इंजरी की साइट पर, और जैसे ही वो एक्टिवेट हुए वो स्पाइक हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं, यानी कि एग्रीगेट होना शुरू कर देते हैं जो चोट लगी है उस जगह। इनिशियल जो प्लेटलेट हैं वो एक्टिवेट होते हैं थ्रू केमिकल्स जो कि इंजर्ड सेल्स और ब्रोकन कोलेजन के कांटेक्ट से बने हैं, उनसे ये प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं इनिशियली। फिर जो बाउंड प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज करते हैं केमिकल्स जो दूसरे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको फर्दर एक्टिवेट करते हैं टू फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट अपने सोर्स ऑफ केमिकल सिग्नल्स, जो उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं, उस तरफ मूव करते हैं और धीरे धीरे इनकी क्लस्टरिंग होना शुरू हो जाती है और ये प्लेटलेट प्लग जो है वो साइज में ग्रो करना शुरू करता है। तो ये प्राइमरी हीमोस्टैसिस यानी कि जहां सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग बनने का कार्य है वो पूरा होता है। देन कम्स द फोर्थ स्टेप, दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन यानी कि जहां फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फाइब्रिन, जो एक तरह का जाल है जो और प्लेटलेट्स को, एरिथ्रोसाइट्स को, सबको इकट्ठा करके और वहां एक सॉलिड क्लॉट का, फाइब्रिन क्लॉट का निर्माण करता है। ये फाइब्रिन स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये सिक्योर करते हैं कि प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स वहां पर प्रॉपरली उस एरिया को सील कर दें, जिससे कि फर्दर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में वो शरीर से बाहर ना फ्लो कर सके और ये एक स्टॉप कॉर्क का काम कर सकें और वहां पर ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सकें। तो ब्लड क्लॉटिंग में 3 कोएगुलेशन पाथवेज हैं: इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवेज। Coagulation requires all these factors and enzymatic reactions to take place effectively. Intrinsic pathway में जो factors काम में आते हैं, those are 12, 11, 9 and 8. Extrinsic pathway में 7 and 3rd. तो यहाँ 12, 11, 9 and 8, extrinsic में 7 and 3. कॉमन पाथवे में क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं 10, 5, 2, 1 एंड 13। फैक्टर 4 कैल्शियम है जो तीनों पाथवेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर अ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। कुछ फैक्टर्स, सम ऑफ दीज फैक्टर्स फंक्शन एज सीरीन प्रोटीएजेस, स्पेसिफिकली जैसे फैक्टर 2, 6, 9 एंड 10। मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं ब्लड कोएगुलेशन के, उनको लिवर की कोशिकाएं या हिपैटोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे लिवर के द्वारा 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 2 एंड 1। ये सभी फैक्टर्स हिपैटोसाइट या लिवर सेल से बनाए जाते हैं। जो फैक्टर 8 है जिसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं, और फैक्टर 3 जिसको हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं, ये बनते हैं फ्रॉम एंडोथीलियल सेल्स। तो ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग है एंडोथीलियम, उनकी कोशिकाओं से ये फैक्टर 8 एंड 3 बनते हैं, जबकि क्लॉटिंग फैक्टर 4 यानी कि कैल्शियम वो हमारे बोन्स से या डाइट से शरीर में आता है। हीमोस्टैसिस, जिसको हमने डिफाइन करा है सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग या प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। मैकेनिज्म हमने पढ़े कि 4 तरह से है: वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेटलेट प्लग, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट एंड देन ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो जैसे ही इंजरी हुई ब्लड वेसल में, प्लेटलेट्स वहां पर आके और इकट्ठा होना शुरू हुए, देन फाइब्रिन आया, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का क्लॉट या थक्का बना, और फिर फाइनली धीरे धीरे वो क्लॉट का रिट्रैक्शन होना प्रारंभ होता है। ब्लड कोएगुलेशन एक फास्ट प्रोसेस है क्योंकि रुधिर की हानि कोई भी शरीर में नुकसान या डैमेज प्रोड्यूस कर सकती है, सो इट नीड्स टू बी अ फास्ट प्रोसेस।
ये एक कॉम्प्लेक्स कैस्केड है केमिकल रिएक्शंस का, कि जैसे ही एक रिएक्शन पूरी होती है वो दूसरी को ट्रिगर करती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को। तो एक कंप्लीट कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं सून which are activated after an injury. Requires a lot of blood coagulation factors, blood cells इसमें called platelets, along with numerous factors जैसे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन के है, कैल्शियम है, जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. These are all involved in the clotting process. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम रोमन न्यूमरल से बताते हैं, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा 1 2 3 4 जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल्सो दे हैव नेम्स एसोसिएटेड विद देम. क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर हम देखें इस लिस्ट में, कि फाइब्रिनोजन है सपोज, उसको हमने नाम दिया है फैक्टर 1. तो फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन के लिए सिनोनिम है. देन प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 2 टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 3 या जिसको हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं. कैल्शियम हैज बीन नेम्ड एज द फैक्टर 4. फैक्टर 5 इज प्रो एक्सिलरिन या लेबाइल फैक्टर या एसी ग्लोबुलिन. फैक्टर 7 सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सिलरेटर, जिसको हम एसपीसीए भी कहते हैं. प्रो कन्वर्टिन स्टेबल फैक्टर भी कहलाता है. फैक्टर 8 जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एएचएफ कहते हैं या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हैं. फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या पीटीसी या जिसको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं. तो 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एंड 9th इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है. फैक्टर 10 इज स्टुअर्ट फैक्टर या स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर एसपीएफ. फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, जिसको हम पीटीए भी कहते हैं या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी. तो 8th ए हो गया, 9th बी हो गया और 11th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी कहलाता है. फैक्टर 12 इज हेगमैन फैक्टर. Factor 13 is fibrin stabilizing factor. Then other factors that are involved are pre-kallikrein, जिसको Fletcher factor भी कहा जाता है, या फिर HMWK यानी कि high molecular weight kininogen, जिसको Fitzgerald factor या HMWK भी कहा जाता है, and the most important platelets. Initiation of coagulation begins with the formation of prothrombin activator, and which results in the formation of a fibrin clot through extrinsic and intrinsic pathway which meet at the activation of factor 10 and then through a common pathway form a stable fibrin clot. Thank you.